अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 2 अपना शुरू करते हैं और इसका पार्ट ए। सबसे पहले हम इसकी सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में हमने अब तक क़याम पाकिस्तान के समाजी, मुआशी और सियासी अवामिल डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। अब जो हम करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की सियासी और इंतज़ामी तक़सीम। अच्छा, चूँकि हमारा चैप्टर 1 है, बाब अव्वल, ये तारुफ़ी है। हम इसी सियासी और इंतज़ामी तक़सीम को फ़र्दर बाब सोम में भी पढ़ेंगे और बाब चारों में भी पढ़ेंगे, जहाँ हम पाकिस्तान की इंतज़ामी, सियासी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज, सिविलियन हुकूमत का मुतबादिल, ये सब निज़ाम वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह मकामी हुकूमत का। तो चूँकि चैप्टर 1 है, इसमें हमारा तारुफ़ी खाका होगा। इसमें हम ओवरव्यू लेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह के निज़ाम हैं और उसमें किस तरह का एक तारीख़ी पस मंज़र भी होगा इसमें, और एक तारुफ़ी पस मंज़र भी होगा। तो हम लेक्चर को बाकायदा शुरू करते हैं। तो पॉलिटिकल डिवीज़न इन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अच्छा, पहले मैं इस सिलेबस के उन्वान को इंग्लिश में भी बता दूं। हमारा है पाकिस्तान की सियासी और इंतज़ामी तक़सीम, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न इन पाकिस्तान। ठीक है, सियासी तक़सीम जो हो जाएगी वो पॉलिटिकल डिवीज़न हो जाएगी, और इंतज़ामी उमूर जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स की बात करें तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिवीज़न इस तरह है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अगरचे यहाँ पे डिक्टेटरशिप का दौर भी रहा और कई कई साल रहा, जिसमें आपको पता है कि अयूब खान, ज़िया और मुशर्रफ का दौर जो 9-10 साल के बराबर उन्होंने हुकूमत की। इसी तरह जमहूरी निज़ाम भी रहा। तो ये दोनों निज़ाम इस मुल्क में रहे 70 साल तारीख में। तो पॉलिटिकल डिवीज़न इसकी कुछ इस तरह है कि जब डिक्टेटरशिप आती है तो उसमें कुछ तब्दीली आ जाती है, और जब जमहूरी निज़ाम आता है तो उसमें कुछ और तब्दीली आती है। उसका मकसद ये होता है कि जमहूरी निज़ाम के वक्त आइन बहाल होता है, और डिक्टेटरशिप के दौर में वो आइन को जुज़वी तौर पे मुअत्तल कर देते हैं। और अगर हम आइन की तारीख़ की बात करें तो पाकिस्तान में कुल 3 आइन आ चुके हैं। जो 1956 का आइन है, फिर 62 का आया, और उसके बाद 1973 का आइन है जो अभी तक नाफिज़ अल अमल है, और उसमें भी अभी तक कुल 26-27 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो पॉलिटिकल डिवीज़न इन पाकिस्तान की बात करें तो इसको अगर हम स्लाइड में पढ़ें तो ये कहता है कि द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान टेक्स प्लेस विद इन द फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी सियासत होती है उसका महवर आइन के दायरे के अंदर होता है। जो आइन के अंदर जितनी भी शिक्कें, हम उससे आपने ये टर्म सुनी होगी, अक्सर कहा जाता है कि कोई भी गैर आइनी इक़दाम कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, या किसी को कहा जाता है कि फ़लाँ अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ ना करे। तो आइन जो है वो बाउंड्री भी सेट करती है और लोगों का फ्रेमवर्क भी बताती है कि आपकी ये हदूद हैं और ये आपका तरीक़ा कार है कोई भी काम करने का। ठीक है, द कंट्री इज़ अ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक इन विच प्रोविजनल गवर्नमेंट्स enjoy a high degree of autonomy and residuary powers। अच्छा, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है हमारी, और जो इसमें आगे जो ये बात कह रहा है वो आप लोग को सुन के शायद थोड़ी हैरानी हो, मगर हकीकत यही है कि वो कह रहा है कि जो सूबाई हुकूमत है वो सबसे ज़्यादा इसमें ताकत इंजॉय करती हैं। ठीक है, ऑटोनॉमी उनको दी जाती है, जिसमें इसका मतलब है ख़ुद मुख्तारी, और ये 18वीं तरमीम में ये शामिल है, ये दी गई है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखियाँ बिखरी जाती हैं आइन की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो अक्सर औक़ात हमें सूबाई ख़ुद मुख्तारी हमेशा ज़ेर बहस रहती है और उस पर शोर उठता रहता है, और वफाक जो है वो सूबाई फ़ैसलों में और सूबे के कामों में बहुत मुदाखलत करता है। लेकिन कागज़ में और आइनी हैसियत से पाकिस्तान में यही है, जिसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं 18वीं तरमीम में, जिसमें NFC अवार्ड भी था, जिसमें तमाम सूबों को एक मखसूस लागत की रकम दी गई थी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर इज़ वेस्टेड विद द नेशनल कैबिनेट विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है हुकूमत का और पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिवीज़न के अंदर, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि मौजूदा इमरान खान है 2018 से। वर्क्स कोहेरेंटली अलॉन्ग विद द बाईकैमरल पार्लियामेंट। अच्छा, ये लफ्ज़ आप ज़रूर
करेगा और उसको याद करेगा कि पाकिस्तान जो है वो बाइकैमरल पार्लियामेंट है। बाइकैमरल पार्लियामेंट से मुराद ये है कि यहाँ पे नेशनल असेंबली और सेनेट को मिल के हमारी मजलिस शूरा जो पार्लियामेंट है वो पूरी होती है। कोई भी बिल पास होना हो, कोई भी लॉ पास होना हो, उसका दोनों से गुजरना ज़रूरी है। मतलब वो पहले नेशनल असेंबली से पास होगा और फिर वो सेनेट से होगा। दोनों के सिलेक्शन जो है या इलेक्शन जो है वो आपको पता है उसका अलग अलग तरीक़ाकार है। नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली के अंदर लोग बराह रास्त इलेक्शन से आते हैं जो हर 5 साल बाद होते हैं। सेनेट में जो है वो हर पार्टी जिसकी तादाद होती है उसके हिसाब से उसकी सीट मुख्तस है, 104 सीटें। और अगर हम उसको एक बार ओवरव्यू कर लें कि पाकिस्तान में सेनेट इन पाकिस्तान, तो आपको मालूम हो जाएगा सेनेट इन पाकिस्तान का ढांचा किस तरह है। हाँ, अगर हम इसमें देखें तो ये बताता है ऐवान बाला इसको कहते हैं, सेनेट इन पाकिस्तान ऐवान बाला, अपर हाउस भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये और नेशनल असेंबली मिलकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट बनाती है। और ये 1973 से सेनेट शुरू हुए, 73 से पहले सेनेट नहीं हुआ करते थे। और मौजूदा जो चेयरमैन है उनका नाम है सादिक संजरानी। ठीक है, 12 मार्च 2021 से इसका नया सेशन शुरू हुआ। अभी आपने सुना होगा खबरों में रहा है कि मौजूदा इलेक्शन हुए हैं जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वज़ीर ख़जाना जो है उनसे जीते हैं। अच्छा, मौजूदा अगर हम सेनेट की बात करें तो उसमें पीटीआई की 27 सीटें और जो गवर्नमेंट कोalition है उनकी मिलाकर 48 सीटें और अपोजिशन की 52 है, यानी अपोजिशन की सीटें ज़्यादा हैं। मगर इसके बावजूद जो चेयरमैन है वो गवर्नमेंट कोalition का ही, क्योंकि आपने सुना था कि 7 वोट जो हैं उसमें वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इस तरह है कि हर सूबे को बराबर सीट दी जाती हैं। बलूचिस्तान की 14 जनरल सीट हैं, 4 टेक्नोक्रेट्स हैं। टेक्नोक्रेट्स में स्पेशलिस्ट लोग आते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, एक्स स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, उलमा भी हो सकते हैं। 4 जो हैं वो ख़वातीन की मखसूस सीटें और हर सूबे से नॉन मुस्लिम्स को एक सीट दी गई हैं जो कुल 4 होती हैं। इसी तरह केपीके की भी है, सिंध की भी हैं, पंजाब की भी हैं। तो टोटल सीटें हर की 23 हैं। 4 जो हैं वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की है। फाटा चूँकि अब मर्ज हो चुका है केपीके में, तो ये सीटें मर्ज होके अब चेंज हो गई हैं। ये नीचे लिखा हुआ भी है, फाटा मर्ज विद केपीके थ्रू 25th अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट की नज़रों में सेनेट की जो सीट है वो 104 से रिड्यूस होकर 96 हो गई हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारी सेनेट का ढांचा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें तो उसमें कोई ख़ास सूबों की सीट नहीं है। उसमें बाउंड्री वाइज हल्के अलॉट किए जाते हैं। जैसे कराची में 24 हल्के हैं, ठीक है, 24 नेशनल असेंबली की सीटें, क्योंकि यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, यहाँ का रकबा ज़्यादा है, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में अगर हम चाहें तो इसमें आपको आ जाएगा नेशनल असेंबली, और इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें कुल 342 सीटें, ठीक है। और मौजूदा अगर हम देखें तो हुकूमत की 177 और 160 अपोजिशन की। अच्छा, इसमें ये क़याम पाकिस्तान से ही ये नाफिज़ अल अमल है। 1973 से में सेनेट आया था, ये पहले से आ रहा है, बल्कि असेंबली का कॉन्सेप्ट तो अंग्रेज़ों के दौर का है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसकी देखें तो इसमें पंजाब की कुल 141 सीटें, सिंध की 61 है, केपीके की 51 है, बलूचिस्तान की 16 और फेडरल कैपिटल की 3। तो जनरल नशिस्त टोटल 272 है। ख़वातीन की जो मखसूस सीटें हैं वो 60 हैं, यानी 60 ख़वातीन लेनी ही लेनी है। ठीक है, इसके अलावा ख़वातीन जनरल सीट में अलग से कम्पीट भी करती हैं, वो अलग है इनका और ये इनका अलग कोटा है। नॉन मुस्लिम की इसी तरह 10 हैं, तो ये कुल मिला के 342 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, इस चार्ट को आप लोग और से देख लेगा, इसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, किस तरह से असेंबली के सेशन हट के जाते हैं। तो ये तारुफी है, इसको आपने परेशान नहीं होना कि सब चीज़ें याद करनी है। इसको आप लोग अगर पढ़ लेंगे अपने इंटरेस्ट के तौर पे तो ये आपको आगे बहुत फ़ायदा देंगी।
तो किस तरह एक बिल पास होता है, कैसे डिबेट होती है, पूरा एक इसमें इन्होंने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो इसको लाजमी पढ़ेगा आप लोग। फर्दर अगर हम आगे देखें तो पाकिस्तान में सेनेट है, नेशनल असेंबली है। फिर अगर हम जुडिशल ब्रांच की बात करें तो हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा आर्टिकल 175 ए जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बताता है, तो उसकी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। आपको जो मैंने बुक रेफ़र की है उसमें भी इसकी डिटेल्स हैं। इसी तरह फेडरल शरीयत कोर्ट है, जहाँ पे फैमिली लॉज, शरीयत के मुतालिक जो लॉज होते हैं, या ज़िया-उल हक के दौर में इस्टेब्लिश हुए थे 1980 में। इसी तरह सूबाई सतह पे आएँ तो हाई कोर्ट्स हैं। इसी तरह वफाकी मुहतसिब हैं, और इसके अलावा सिटी कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं, और सर्विस ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होते हैं। फिर इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स हैं, जो कि आर्टिकल 12 के ज़रिए फॉर्म की गई थी, जो कि आर्जी होते हैं। जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सूबाई हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट है। ये हम फर्दर आगे स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हमारे यहाँ बाई कैमरल पार्लियामेंट है, सेनेट और नेशनल असेंबली, एंड जुडिकेचर, इसमें जुडिशरी आ जाती है, जो मैंने आपको अभी बताया। इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में बताया। फिर इसमें कितने जजेस होते हैं, इनके रिटायरमेंट एज क्या है, ये सब जनरल नॉलेज के सवाल हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको पता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनको आप लाजमी याद क्या करें इंटरेस्ट के लिए, और ये जनरल इंफॉर्मेशन में भी इजाफा करेंगे आपके। शायद आपकी मास कॉम से रिलेटेड ना हो इतने, लेकिन ख़ास तौर पे जो लोग एंकर बनना चाहते हैं या सीएसएस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत मायने ख़ेज़ है। उनको फिंगर टिप्स में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। स्टैप्यूलेशन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ डेलिकेट चेक एंड बैलेंस ऑफ शेयरिंग पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये हमारे तीन सतून हैं, इनको तीन तकून भी कहते हैं, ट्रायंगल है। तो इनमें बैलेंस ऑफ पावर होती है, ठीक है, ताकि कहीं भी कोई एक तबका मिस यूज़ ऑफ पावर करके डिक्टेटरशिप कायम ना कर सके। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारा आज का सिलेबस का टॉपिक है वो पाकिस्तान की सियासी और इंतज़ामी तकसीम है। तो इसकी तकसीम किस तरह है, हम इस वक्त सियासी तकसीम की बात करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करेंगे। तो सियासी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री ब्रांचेस, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, और जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव में ये हमारी प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, हमारी नेशनल असेंबली आ जाती है। लेजिस्लेटिव हमारी कानून साजी है, जहाँ पे कानून बनते हैं, लेजिस्लेशंस होते हैं, जो लॉ पास होते हैं, बिल पास होते हैं। जुडिशरी जो इन बिल्स को जो पास हुए होते हैं इनको इम्प्लीमेंट करती है। अच्छा, फर्दर ये कहता है द एग्जीक्यूटिव ब्रांच कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट, इसमें हमारी नेशनल असेंबली है, एंड इज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है इसका। इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच दैट कंसिस्ट ऑफ बाईकैमरल पार्लियामेंट। ठीक है, बाईकैमरल पार्लियामेंट का आपको बताया था, पाकिस्तान इज़ अ बाईकैमरल पार्लियामेंट, यानी यहाँ पे सेनेट और नेशनल असेंबली को मिलाकर पार्लियामेंट बनती है। जहाँ पे तीन होते हैं उनको मल्टी ट्राई ट्राई कैमरल भी कहते हैं और मल्टी कैमरल भी कहते हैं, और जहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट होती है उसको यूनी कैमरल कहते हैं। The upper house is the Senate, while the National Assembly is the lower house. सेनेट को ऐवान बाला और नेशनल असेंबली को ऐवान ज़ीरी कहते हैं। जुडिशल ब्रांच फॉर्म्स विद द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कहते हैं हाईएस्ट कोर्ट को, तो अदालत उज़्मा जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में, अदालत आला अदालत। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर हाई कोर्ट कोई फैसला कर दे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट का कोई फैसला हो जाए या उसका हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोअर कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। अलॉन्ग साइड द हायर कोर्ट्स एंड अदर इन्फीरियर कोर्ट्स, अदर इन्फीरियर कोर्ट्स में जो नीचे की कोर्ट्स मैंने आपको बताई थी, सिटी कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। The judiciary function is to interpret the constitution and federal law and regulation.
जुडिशरी का काम होता है इसको इंटरप्रेट करना, इसको नाफिज अल अमल करना, जो हमारे आइन है, जो हमारे लॉज हैं और जो हमारे रेगुलेशंस हैं। अच्छा, एक और वेबसाइट मैंने आप लोग के लिए खोली थी, इसमें एक ओवरव्यू दिया हुआ है पाकिस्तान का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का, तो इसको आप नोट डाउन भी करके अपने एंड पे भी खोल सकते हैं। इसमें पूरी स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू है, बिजनेस एनवायरनमेंट बताया हुआ है पाकिस्तान का। इसके ऊपर आप देखें तो इकनॉमी है, ट्रेड फिगर्स हैं, और कोरोना चल रहा है क्योंकि, तो कोविड-19 का अलग से इन्होंने दिया हुआ है। पॉलिटिकल आउटलाइन बताया हुआ है इन्होंने कि सबसे ऊपर एक प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, अगले इलेक्शन का बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट का कब है, सेनेट का कब है और असेंबली का कब है। मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ का बताया हुआ है और उनकी नज़रियात भी बताए हुए हैं कि जैसे पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, तो इनको सेंटर लेफ्ट कहा हुआ है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को बताया हुआ है प्रोक्लेम्ड लिबरल, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, यानी वो खुद को लिबरल कहते हैं। एमएमए है, वो फार राइट है। तो अच्छा, इसको भी आप लोग समझ लें कि एक लेफ्ट पॉलिटिक्स होती है और एक राइट की होती है। लेफ्ट की पॉलिटिक्स गरीबों की पॉलिटिक्स कहलाती है, जिसमें लोग ज़्यादातर मज़दूरों की, किसानों की, जिसको आप कह सकते हैं मार्क्सिज्म की जो फ़िलासफ़ी है, जिसमें इक्वल राइट्स, लेबर के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है। और राइट की पॉलिटिक्स वाले ज़्यादातर इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स करते हैं, जिसमें वो कभी मज़हब को उठाते हैं, कभी हुकूमती निज़ाम को, चीज़ों को, इंडस्ट्रियल्स को। तो ये दो नज़रियात होते हैं, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से माख़ज़ है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो जो पार्लियामेंट बनी थी, तो उसमें जो राइट पे बैठते थे तो वो उनको उनके नज़रियात इश्यूज़ के ऊपर होते थे, और जो लेफ़्ट होते थे वो ज़्यादातर गरीबों की नुमाइंदगी करते थे। वो जिसमें इक्वल पावर टू लेबर, अगर आप मार्क्सिज्म, खैर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो एक कंप्लीट थ्योरी है जो कि रशिया में रही, फिर वियतनाम में भी आई, क्यूबा में आई। इसके अलावा वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज़ ने बहुत सपोर्ट किया इसको। चाइना भी खुद को प्रो कम्युनिस्ट कहता है, लेकिन मार्क्सिज्म से थोड़ा सा दूर है वो। इसी तरह एग्जीक्यूटिव पावर की हम बात करें तो उसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है, फिर लेजिस्लेटिव पावर का बताया हुआ है। तो ये सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में अगर किसी को पढ़ना हो तो उसके लिए। वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। हमारा आज के सिलेबस का जो दूसरा टॉपिक था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। दो हिस्से थे, मैंने आपको दिखाए थे कि, इसको मैं जूम कर दूं। ये पाकिस्तान की सियासी और इंतज़ामी तकसीम। तो सियासी तकसीम मैंने आपको बता दी किस तरह। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, दो पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, जुडिशरी है, हमारी मिलिट्री है। इंतज़ामी तकसीम, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, जो ऑफिस की उमूर चलाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा ऑफिस की उमूर के हवाले से कि हमारे यहाँ जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जुडिशरी के एम्प्लॉयज़ हैं, मिलिट्री के, पूरा एक महकमा है एडमिनिस्ट्रेशन का इनका। फेडरल गवर्नमेंट में आपको पता है किस तरह से भर्तियाँ होती हैं, एक CSS का एग्ज़ाम होता है जिसमें डायरेक्ट 17 ग्रेड चले जाते हैं। इसके अलावा हर मिनिस्ट्री और हर इदारा अपनी सेल्फ रिक्रूटमेंट भी करता है, जिसमें आप कह सकते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तिहान लिए जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स एलोकेट होते हैं। और आइन हमें इसमें कहता है कि इसको ज़रूर एडवर्टाइज़ किया जाता है, कोई भी जॉब होती है वो एडवर्टाइज के बगैर रिक्रूट नहीं कर सकता। फेडरल गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो CSS के एग्ज़ाम में पुलिस में सिलेक्शन होती है, फॉरेन सर्विस में होती है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जिसमें DMG ग्रुप, जिसको किसी ज़माने में कहा जाता था, आजकल पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है। ये बहुत एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जिसमें डायरेक्ट बंदा 17 ग्रेड में एलोकेट होता है और बहुत क्विकली उसके चांसेस होते हैं 21 ग्रेड में पहुंचने के। अदर देन CSS अगर कोई अपॉइंट होता है 17 ग्रेड में तो उसको प्रमोशन इतनी फास्ट नहीं मिलती। इसी तरह ये गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, CSP ऑफिसर्स, और ये गिनी चुनी क्रीम होती है जो मुल्क को चलाती है। इनकी इनकी पावर भी बहुत होती है और इनका स्टैंडर्ड भी बहुत हाई होता है, और उनको हमेशा इज्जत की निगाह से देखा जाता है। कोई भी अगर CSP ऑफिसर होगा तो उससे अगर आप मिलेंगे कभी तो आपको उसका एक अलग पर्सनैलिटी और एक अलग उसका यौन नज़र आएगा।
इसी तरह प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हैं, इसमें भी सूबाई सतह पर एक CSS का छोटा इम्तिहान होता है जिसको PCS कहते हैं, प्रोविजनल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। ये लोग भी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स लेते हैं। इसी तरह लेक्चरार की अपॉइंटमेंटशिप्स होती हैं। लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ आता है, कभी कभी मुअत्तल हो जाता है। रिसेंटली अब सारी पावर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी है। इसी तरह जुडिशरी है, इसकी अलग पोस्ट आती हैं, इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके लिए मखसूस होता है कि आपने LLB पढ़ा हो या LLM लॉ किया हो, बैरिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया हो। मिलिट्री वाले सिविलियन के लोग भी भर्ती होते हैं इसमें, और फौज के भी होते हैं। इनका भी अलग वो होता है, ISSB के थ्रू इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। उसमें बंदा एज अ मिलिट्री ज्वाइन भी करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी होती हैं। CSS के अंदर भी जो मिलिट्री अकाउंट्स का ग्रुप है या मिलिट्री लैंड कैंटोनमेंट ग्रुप है, वो स्पेसिफिक है मिलिट्री के लिए। तो आज का लेक्चर में यही ओवरव्यू था, और इन सब चीज़ों को हम अगले टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं होगा हमारा, थर्ड या फोर्थ चैप्टर है हमारा, जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत डिटेल डिस्कस हुई हैं। तो आज की क्लास यहीं पे एंड की जाती है। आपका जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि पाकिस्तान में मैंने आपको बताया है कि जमहूरी निज़ाम हुकूमत है जहाँ प्राइम मिनिस्टर को पावर है, सदर जो है वो बराए नाम होता है। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे नहीं होता, जैसे USA या प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, जैसे फ्रांस है। तो ये डिबेट पिछले दिनों चल रही थी कि क्या पाकिस्तान में भी सदारती निज़ाम आ जाना चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं, ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप उसमें लिखें और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें।